हेलो। तो लास्ट लेक्चर कैसा लगा सच में कहना। देखिए कितनी मेहनत लगती है। आई थिंक सो। जो लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया होगा उसके 3 या 4 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं। तो आपके तो करीब करीब 4 घंटे के चले गए होंगे। सोचो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए मैंने कहा है हमें जी सेट क्वालिफाई करनी है। पता है पुराने ज़माने में युद्ध के मैदान के अंदर जब लड़ाको लड़ने जाते थे तो दुश्मन की तलवारों से जब घायल होते थे ना तो उसके शरीर में से रक्त बहना शुरू हो जाता था। तो वो जो रक्त घाव लगता था ना तो जितने घाव लगते थे ना दोस्तों उतना उसको लड़ने में जोश आता था। इसी तरह यही है। अब PYQ आज करेंगे। करीब करीब 35 जितने मैंने निकाले हैं। ओके। देखो हर एक क्वेश्चन में से मुझे दो तीन क्वेश्चन मिले हैं इसके जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उस। और देखो किसी को बताओ कि मैंने PYQ बैच नाम दिया है पर पहले टॉपिक करवाता हूँ। कहो किसी को। अब पहले है ना ये पूरा लिख लेना। ये शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है? ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है बॉन्ड ऑर्डर, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब आपको एग्जाम में क्या करना है, लास्ट पेज पर यहाँ से शुरू कर दो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे लाइन में लिख देने का। ओके। शुरू कहाँ से करो? 8 8 से 8 से लेके 14 तक और उसके बाद 15 से लेके 20 तक पहले लिख दो। फिर क्या करो, 8 के सामने लिखो 0, 9 के सामने लिखो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, मैक्सिमम 3 जाना है। फिर वापस हमें कम करना है। जैसे इसमें हमने 0.5 बढ़ाया, इसमें 0.5 कम करेंगे तो 2.5, 2, 1.5, 1.0, 0.5, 0.0। इससे क्या होगा, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे क्वेश्चन आए हैं। देखो यही टेबल यूज़ करके कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की ट्राई करें। अब देखो फर्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ये 4 जो है इसमें से बॉन्ड ऑर्डर किसकी हाईएस्ट होगी? तो मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ क्या कैलकुलेशन करनी है, आपको इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन करनी है। अब देखो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब एटॉमिक नंबर क्या हुआ 8, तो इसका मतलब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 16, 8 2 ज़ा 16। ये O2 प्लस मतलब पहले हम कैलकुलेशन कर ले तो 8 2 ज़ा 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 चार्ज हमें क्या सजेस्ट करता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हो गए। ओके। O2 माइनस 1। अब देखो ऑक्सीजन के अंदर मैंने कहा 8, O2 मतलब 16, माइनस 1 चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। O2 माइनस 2 इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिर्फ O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है पर -2 चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 16 से अंदर 2 ऐड करो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। माइनस चार्ज क्या सजेस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। प्लस क्या चार्ज क्या सजेस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। तो पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल के 16 है, +1 मतलब एक लूज़ किया तो 15, -1 मतलब एक गेन किया तो 16 + 1 17। O2 -2 तो 2 गेन किए 16 प्लस। अब 16 15 17 और 18 इसकी बॉन्ड ऑर्डर मैंने लिखी है कि इसके अंदर हमने कैलकुलेशन करके रखी थी। अब 16 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, अब देखिए 16 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखी थी 2.5। तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 पॉइंट क्या लिखी थी 2.0। ओके। 15 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, तो 15 पर कितनी है 2.5। 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो 17 इलेक्ट्रॉन थे तब बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 1.5। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स पर बॉन्ड ऑर्डर कितनी है 1। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 1.0 मतलब 1 ही होगा। तो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर 16 है तब 2, 15 है तब 2.5, 17 है तब 1.5 और 18 है तब 1। तो हमें क्या निकालना है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर।
तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी 2.5, तो आंसर हमारा क्या होगा बी। तो वो जो टेबल है ना उससे आप शॉर्टकट में आंसर निकाल सकते हो, बहुत इसमें झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने क्या कहा था, एक बार वापस कह दूँ, क्या कहा था कि आपको इलेक्ट्रॉन लिख दो 8 से शुरू करके 14, 8 9 10 11 12 13 14, दूसरी रो में 15 16 17 18 19 20 ऐसे लिख दो। फिर यहाँ क्या करना है, 8 के सामने 0 बॉन्ड ऑर्डर, तो 0 0.5, इसमें 0.5 ऐड करो, 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0। यहाँ फिर अब कम करना है, तो 2.5 2 1.5 1 0.5 एंड 0, तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, चलो ये करवाऊँ, खोलो अगली लेक्चर, और मैं तो कहो लर्न करने के बाद आगे की लेक्चर देखो। व्हाट इज़ द जियोमेट्री ऑफ ClF3। अब सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन जो है वो क्या किया है, क्लोरीन ने 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं, तो 3 बॉन्ड इसने बनाए हैं फ्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो यूज़ कितने हुए 1 2 3, तो 2 लोन पेयर होगी, वो 2 लोन पेयर यहाँ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि नंबर भी 5 मिलेगा आपको कैलकुलेशन करोगे तो। 2 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड्स है ना, तो ये क्या मिलेगा 5, और 5 मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये होगा ऑप्शन। आगे का लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आज देखो कितना जल्दी जल्दी सॉल्व हो गए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अकाउंट फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मैंने ये जानबूझ के लिया है। अब देखो, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, उसे कंडक्टिविटी कहा जाता है। अब देखो, हमें 2 तरीके से कंडक्टिविटी देखनी है, एक मेटल के लिए और एक सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन यहाँ हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ओके। अगर मेटल है, प्योर मेटल, तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्टिविटी दिखाएगा, मतलब अपने में से करंट पास होगा। पर करंट कब पास होगा, इसके लिए रीज़न क्या है, तो मेटल जो एटम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑर्बिट में जो सबसे लास्ट में ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल कंडक्टिविटी दिखाता है, मतलब अपने में से करंट को पास करने देता है। तो मेटल के पास जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से है, तो वो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से है। और अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आयंस होगा। जैसे कि अगर हम NaCl की एक्वियस सॉल्यूशन देखें तो उसके अंदर Na प्लस NCl माइनस होगा, है ना, Na प्लस ने Cl माइनस। तो सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वो किसके रीज़न से होगी, तो वो बिकॉज ऑफ आयंस। और इसीलिए दोस्तों एक कहावत है या तो एक प्रिंसिपल है कि जो मेटल है ना उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी दिखा जाती है, मतलब बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्टिविटी दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह सकते हो। सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो आयोनिक कंडक्टिविटी है, क्यों, क्योंकि उसके पास आयंस प्रेजेंट है। साथ में एक और आपको नोट कर दूं, एक चीज़ बता दूं कि मेटल की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, सपोज ये मेटल की रोड है और इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स अवेलेबल है, इसके मेटल के एटम्स अवेलेबल है। अब भले हम ये कहें कि ये स्टेबल है, पर एक्चुअली बेटा ये स्टेबल नहीं होते, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते। इसके अंदर क्या है, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये कंडक्टिविटी दिखाते हैं। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे एटम्स हैं ना वो थोड़े बहुत वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन में रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी जो वाइब्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे।
तो वाइब्रेट शुरू करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से पास होना क्या हो जाएगा, मुश्किल ही होगी। इसीलिए कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। और कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्यों इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? रीज़न ये है कि जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, और आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड्स है, आयंस पर। इसीलिए मेटल की कंडक्टिविटी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा आयन रिलीज होगे, ज़्यादा आयन रिलीज होगे तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा दिखाएंगे, इसीलिए सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, इसका आंसर आपको अब पता चल गया होगा कि मोबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसके कारण मेटल कंडक्टिविटी दिखाता है। आप क्वेश्चन तो देखो कैसे कैसे भी पूछे गए हैं। हाँ, किसी को ये पूछ के ये मत सोच लेना कि हर चीज़ सेट की पेपर बहुत हार्ड ही आती है। हाँ, लास्ट ईयर इसने पेपर बहुत गंदी निकाली थी। द स्ट्रक्चर ऑफ येलो NiCN4 -। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर निकालना आसान भी है और उतना ही मुश्किल भी है, आसान भी है और उतना मुश्किल ही है। अब इसका मैं आज आपको सिखा देता हूँ कि इसे रपटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें एक्सेप्शन केस भरे पड़े हैं। जो मैं मेथड से करवाने जा रहा हूँ वो सब में अप्लाई नहीं है, कुछ कुछ में ही है। आज मैं 2 ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के PYQ लिया है कि एक मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, एक में अप्लाई करोगे तो आंसर गलत आएगा। पर आप देखो पहले तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, NiCN4 तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इस Ni की। तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो X + 4 टाइम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cn इज इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज हमारे पास -1 है। इसकी निकालनी है X + 4। अब साइनिडो इसकी पता होगी आपको, -1 -2, तो X इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +2। इसका मतलब Ni जो है इसमें कौन सी पोजीशन में है, +2 की पोजीशन में है। अब Ni निकल की जो Z है वो कितनी है, तो ये देखो S ऑर्बिट, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सबके सब लर्न करना। आप पागल होगे अगर लर्न नहीं करोगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल पता है तो ही कर सकोगे, नहीं तो नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। इसलिए एक एडवाइस दे रहा हूँ कि इसे लर्न करना। इसकी Z है 28, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 4s2 3d8। मैं एक दिन सोच रहा हूँ एक लेक्चर बनाऊँ इसके ऊपर, नहीं तो आप लर्न नहीं करोगे। अब देखो यहाँ जो 3D है उस 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसके अलावा 4s, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो ये है 3D और ये है 4s। अब देखो Ni किस कंडीशन में आया है, हमने क्या निकाला, तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिली, +2, तो Ni +2। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करता है तब पहले मैं आपको कह दूँ 3D सीरीज, 3D सीरीज मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब Z इज इक्वल टू 21 स्कैंडियम से लेके Z इज इक्वल टू 30 जिंक तक है। इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तब आर्गोन तक सेम है, पर जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे 2, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक इसमें जाएंगे। बता दो, चलो बता दो। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब देखो इसकी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
इसके सबके अंदर आर्गॉन कॉमन है, तो मैं आर्गॉन नहीं लिख रहा हूँ, आउटर मोस्ट ही लिख रहा हूँ। आर्गॉन कॉमन है, इसमें 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी क्या चाहिए, 4s2 3d4, बट एक्सेप्शन केस 4s1 3d5 एक्सेप्शन केस में है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mn 4s2 3d5, Fe 4s2 3d6, कोबाल्ट 4s2 3d7, निकल 4s2 3d8, कॉपर जो है वो एक्सेप्शन केस है, ओके, 4s1 3d10, और उसके बाद बचा जिंक, तो 4s2 3d10। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। इलेक्ट्रॉन जब पहले जाएंगे तब किस में जाएंगे, 4s में, उसके बाद किस में जाएंगे, 3d में। बट मैंने क्या कहा कि Ni+2 है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जनरली रूल क्या है, जनरली रूल ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ था वो पहले निकलेगा। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। पर जब ये Na+ में कन्वर्ट होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब कौन सा इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर हुआ था, 3s वाला, तो पहले वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वैसा ही होता है। तो बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 इस तरह है। पर ये रूल सिर्फ S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट के लिए है। D ब्लॉक एलिमेंट में ये रूल नहीं है। D ब्लॉक एलिमेंट में एंटर्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे। पर जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तब पहले इलेक्ट्रॉन 4s के जाएंगे, 3d के नहीं। कोई पूछे क्यों ऐसा, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 4 और इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3, तो सबसे बाहर कौन हुआ, 4 सबसे दूर है, तो वो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो अब निकल में से जो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो कौन से जाएंगे, ये 4s वाले। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d8 4s0, 3d8 4s0। इसके पास 4p भी रहती है, पर वो वैकेंट होगी, खाली होगी। अब देखिए, अब अच्छे से सुनना, 3d8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब साइनाइड जो है ये लिगेंड है, वो क्या करेगा, साइनाइड जो लिगेंड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसकी ऑर्बिट में एंट्री करेंगे। अब लिगेंड 2 तरीके से है, वो आपने पढ़ा था, न्यूट्रल और एनायन, एक्सेप्शन पॉजिटिव वाले छोड़ के। पर इसके अलावा भी लिगेंड के 2 टाइप है। कुछ लिगेंड को हमने नाम दिया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कुछ लिगेंड को नाम दिया है वीक फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग करवाएंगे, और जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो पेयरिंग नहीं करवाएंगे। मैं एक बार CFT लेक्चर लूँगा, उसमें मैं बताऊँगा। पर अभी आपको ये कह दूँ कि आपको यहाँ साइनाइड को स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रूप में कंसीडर करना है, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो होगा क्या, पेयरिंग करवाएगा मतलब क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें आ जाए बेटा, तो क्या होगी, अब देखो कहानी क्या होगी, अब तो कहानी ये बनेगी कि ये तो पैर में थे, वो पैर में ही रहेंगे, ये पैर में है, वो पैर में रहेंगे, ये पैर में है, पैर में रहेंगे। पर दिस इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जंप किया तो ये पेयरिंग कर देगा, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेटा कि आपकी जो ये d ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो गई, खाली हो गई। तो 4 साइनाइड जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब एक पेयर ऑफ डोनेशन यहाँ करके बॉन्ड बना, दूसरी यहाँ डोनेशन की,
तीसरी यहाँ डोनेशन की और चौथी यहाँ डोनेशन की। टोटल 4 CN है, इसीलिए 4 डोनेशन हुई। तो डोनेशन कहाँ कहाँ हुई? तो एक d ऑर्बिट इन्वॉल्व हुई है, ये 3D है, ये 4s है और ये 4p है। तो देखो, एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई और 2 p। तो ये जो है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तब वो स्क्वायर प्लेनर देगा। कौन सी देगी? स्क्वायर प्लेनर। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमने पढ़ा था वो हमें टेट्राहेड्रल देगा, वो हमें टेट्राहेड्रल देगा। पर यहाँ स्क्वायर प्लेनर, और जानबूझ के इसने पूछा है ये। ओके, ऐसा कुछ कुछ में होता है, मतलब इस तरह आप निकाल सकते हो, सब में नहीं पर कुछ कुछ में आप निकाल सकते हो। चलो, इन PCl5 मॉलिक्यूल, चलो ये भी पढ़ा दिया है। PCl5 मॉलिक्यूल याद करो, एक P क्या थे? 2 एक्सियल बॉन्ड लंबे थे और 3 इक्विटोरियल बॉन्ड छोटे थे। ऐसा ही आ चुके हैं ना, ऐसा ही पढ़ा था हमने, है ना। चलो, ऑल PCl बॉन्ड आर इक्विवेलेंट। क्या पांचों के पांचों बॉन्ड इक्विवेलेंट है? नहीं, एक्सियल लंबे थे, इक्विटोरियल छोटे थे। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स, करेक्ट है ना। एक्सियल बॉन्ड की जो साइज है वो बड़ी है, इक्विटोरियल की छोटी है। तो आंसर तो हमें यही मिल गया, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड। तो आगे का लेक्चर अच्छा से आपने पढ़ा होगा ना, तो यहाँ आप कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, द HCH बॉन्ड इन इथेन। अब इथेन क्या है आपको पता है? इथेन क्या है? CH तो इसके अंदर देखो, जो कार्बन है वो कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो आइडियली बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के करीब होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? इक्वल टू 109.45 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या? सेम बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो गए। क्या याद करना पड़ेगा? अभी पहली स्लाइड में मैंने जो चाबी दी थी वो, पर उससे पहले क्या करें, हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। चलो, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में 7, 7 2 14। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 हो गए। ओके, चलो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 14। इसके अंदर कितने हो गए? हालांकि तो 16 हो गए पर -1 है तो 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक गेन किया। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8, तो 7 + 8 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर कितने हो गए? 17 हो गए, +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो कितने हो गए? 13। इसके अंदर कितने हो गए? अभी तो कैलकुलेशन की, 15 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितनी होगी? वो 2 के अंदर 16 होगी पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, +1 चार्ज, तो 15 इलेक्ट्रॉन। अब क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर मतलब किसकी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगी, नंबर ऑफ बॉन्ड किस में सेम होगा? तो जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर होगा। तो ये तो 14 16, 14 17, 15 13, इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगी इसकी? सेम। और 15 इलेक्ट्रॉन पर कितनी बॉन्ड ऑर्डर होगी? तो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, देखो 15 इलेक्ट्रॉन पर कितनी बॉन्ड ऑर्डर होगी? 2.5। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ना वो 2.5 दोनों के अंदर होगा। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज फिनिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट न्यूक्लियस। फिनिट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के पास इक्वली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड किस में होगी? भाई लास्ट टाइम पढ़ा दिया, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। स्फेरिकल है तो होगा क्या? सब इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट की तरह, मतलब आइडेंटिकल अंदर अवेलेबल होंगे, न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर होगा। याद करो, ऐसा कुछ पढ़ाया है ना। विच ऑफ द डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं ये क्वेश्चन का आंसर आप कहीं और से ढूंढोगे ना तो मैं तो आपको पीटने लगूँ।
पढ़ा दिया है ये, देखना D2 DSP2, आप देखो नोट खोल के, dx² माइनस y²। पीटने का मन करे अगर आप ऐसा आंसर ना दो तो। चलो 10 HCH बॉन्ड एंगल इन इथिलीन। चलो पहले तो इथिलीन का दूसरा नाम एसिटिलीन है, ये सब नाम याद रखना, नहीं तो आंसर पता होगा फिर भी नहीं चूज कर पाओगे। अब देखो C ट्रिपल बॉन्ड C और H। अब ये लोग पूछ रहे हैं कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा। अब इसमें है ना कहीं गलती रह गई होगी। ओके सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, गलती मेरी है उनकी नहीं है। इथिलीन पूछा है, C डबल बॉन्ड C H H H H। एसिटिलीन इसका नाम नहीं है, इथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन है। अब देखिए इसमें बॉन्ड एंगल पूछा है ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा। अब मैंने क्या पढ़ाया था कि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो होगा क्या, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। मैंने मना थोड़ी ना किया, 120 डिग्री ही होगा। बट यहाँ है ना आपको एक रूल याद रखना है, यहाँ पाई बॉन्ड है, इसीलिए ये दोनों साइड मतलब ये 120 ये 120 ये 120 ऐसा नहीं हो सकता। हाँ अगर BF3 है, अगर BF3 है, हाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये 120 120 120 सब हो गए। क्यों, क्योंकि इसका अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक की एटमॉस्फेयर है वो सेम है। पर इसके अंदर आप अच्छे से देखो, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये जो CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक जो एटमॉस्फेरिक है, ये CH की इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेरिक है, या तो यहाँ पाई बॉन्ड, ये क्या एटमॉस्फेयर तीनों साइड सेम है, नहीं है। तो इसीलिए ये सब के सब तीनों के तीनों बॉन्ड 120 इसमें हो गए, इसके अंदर हो गए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है वो थोड़ी रिपल करेगी, रिपल करेगी मतलब किसको रिपल करेगी, इस वाले और इस वाले पर रिपल्सन करेगी। रिपल्सन करेगी तो क्या करेगी, इन दोनों को अंदर की तरफ खींच लेगी, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए आइडियली कितना, 120, पर ये एग्जैक्टली होता है 117 डिग्री। अभी भी मैं एक बार समझाऊँ आपको, ये C डबल बॉन्ड है, ये H है, ये H है। अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड की जो रिपल्शन है वो ग्रेटर होती है, मतलब ये दोनों साइड से फोर्स लगाएगा तो ये बॉन्ड एंगल को दोनों साइड से डिप्रेस करेगा, कम करवाएगा। इसलिए आइडियली बॉन्ड एंगल होनी चाहिए 120, पर 120 नहीं है, पर 120 से कम है, तो कितना होगा, स्मॉलर देन 120 डिग्री। देखो इस लेक्चर को अच्छे से देखो, समझो, सुनो, आगे जाके आपको पेपर में आपको ऐसे ही करना है, सीधा सिलेक्ट नहीं करना है इक्वल टू 120, क्योंकि मैंने पढ़ाया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पर आप ये भी तो देखो कि यहाँ क्लाउड सेम था, यहाँ तो एक पाई बॉन्ड है, दो सिग्मा बॉन्ड है, तो सबके रिलेशन तीनों साइड से सेम नहीं है, इसीलिए। In the molecules such as BRF3 and XCF2, the lone pair occupy equatorial position because the central atom along equatorial position। अब एक बात कह दूँ, अगर इसको किसी भी तरह आप सॉल्व ना करो ना तो भी आंसर मुझे पता, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर एस कैरेक्टर कैसे, तो मैंने आपको एक पढ़ा दिया है कि जब एक्सियल और इक्वेटोरियल हो तब इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी है और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तब मैंने एस कैरेक्टर लिखा है कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसके बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसमें एस कैरेक्टर कम। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑलवेज ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑलवेज छोटी होती है, मतलब इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो ये BRF3 है, तो BRF3 इसका मतलब क्या हुआ, एक F ऊपर होगा, एक F नीचे होगा और एक F यहाँ होगा और यहाँ दो लॉन पेयर होगी। तो जो लॉन पेयर होगी वो कहाँ होगी, इक्वेटोरियल। हालांकि उन्होंने कह ही दिया है कि लॉन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, पर रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा है और वो भी हमने TBP में पढ़ा था। ओके, मेरे अच्छे से लेक्चर सब देखो, आपकी जीसेट हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी।
इन विच ऑफ द मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंगल्स आर लॉन्गर, ये सबका पिताजी है। ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है।